बच्चों, आज हम कक्षा 12 की व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्याय 5 बाजार संतुलन का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। बाजार संतुलन एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर बाजार में फर्म एवं उपभोक्ताओं के मध्य किसी एक निश्चित मूल्य पर सहमति स्थापित हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि इस सहमति मूल्य पर, जिसे हम संतुलित मूल्य भी कहते हैं, फर्म किसी वस्तु की उतनी ही मात्रा विक्रय करने को तैयार होता है जितनी मात्रा क्रेता क्रय करने को तैयार होता है। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि बाजार पूर्ति बाजार मांग के बराबर हो जाती है। ऐसी स्थिति में बाजार में कोई भी उत्पादन शेष नहीं बचता है और फर्म एवं क्रेता दोनों ही विचलित नहीं होना चाहते हैं। जितनी मात्रा एक संतुलित मूल्य पर खरीदी तथा बेची जाती है, उसी मात्रा को संतुलित मात्रा कहते हैं। अधिमांग बाजार में प्रचलित किसी कीमत पर जब कभी बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक होती है तो उस स्थिति को अधिमांग की स्थिति कहते हैं। जैसे यदि बाजार में प्रचलित मूल्य पर किसी वस्तु की मांग 100 इकाई है किंतु उसकी पूर्ति 60 इकाई है तो इस स्थिति को अधिमांग की स्थिति कहते हैं। इसी प्रकार जब बाजार में किसी प्रचलित मूल्य पर वस्तु की आपूर्ति वस्तु की मांग से अधिक हो जाए तो ऐसी स्थिति को अधिपूर्ति की स्थिति कहते हैं। जैसे यदि किसी प्रचलित मूल्य पर वस्तु की बाजार पूर्ति 100 इकाई हो किंतु उसकी मांग 60 इकाई हो तो ऐसी स्थिति को अधिपूर्ति की स्थिति कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन की स्थिति को शून्य अधिमांग एवं शून्य अधिपूर्ति के रूप में जाना जाता है। किंतु जब कभी बाजार में बाजार पूर्ति एवं बाजार मांग एक दूसरे के बराबर ना हो तो कीमतों में परिवर्तन की प्रवृत्ति पाई जाती है और बाजार अपने को संतुलित करने का प्रयास करती है। इस संबंध में क्लासिकल अर्थशास्त्री एडम स्मिथ की मान्यता रही है कि जब कभी बाजार में असंतुलन उत्पन्न होता है तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार में अदृश्य हाथ द्वारा बाजार में पुनः संतुलन स्थापित किया जाता है। यह अदृश्य हाथ ही मांग एवं पूर्ति की शक्ति होती है। यह अदृश्य हाथ अधिमांग की स्थिति में कीमतों में वृद्धि एवं अधिपूर्ति की स्थिति में कीमतों में कमी करता है। अतः क्लासिकल अर्थशास्त्र की मान्यता रही है कि अदृश्य हाथ के द्वारा बाजार में पुनः संतुलन स्थापित हो जाता है। बाजार संतुलन जबकि फर्म की संख्या स्थिर हो। बाजार संतुलन के निर्धारण में मांग तथा पूर्ति की शक्ति एक साथ कार्य करती है। यदि मांग अथवा पूर्ति में से किसी एक में अथवा दोनों में परिवर्तन हो जाए तो संतुलित कीमत एवं संतुलित मात्रा दोनों में परिवर्तन देखने को मिलता है। यहाँ पर बाजार संतुलन की व्याख्या उसी स्थिति में की जा रही है जबकि बाजार में फर्म की संख्या स्थिर हो। रेखाचित्र में डी बाजार मांग वक्र एवं एस बाजार पूर्ति वक्र को व्यक्त करता है। एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में संतुलन की स्थिति कैसे स्थापित होती है, इसे रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है। बाजार मांग वक्र उस मात्रा को दर्शाता है जिसकी मांग विभिन्न मूल्यों पर उपभोक्ता करने का इच्छुक है। इसी प्रकार बाजार आपूर्ति वक्र वह वक्र है जो वस्तु की उस मात्रा को दर्शाता है जिसकी पूर्ति फर्म विभिन्न कीमतों पर करने का इच्छुक है। रेखाचित्र में जिस बिंदु पर बाजार मांग वक्र एवं बाजार पूर्ति वक्र एक दूसरे का प्रतिच्छेदन करते हैं वहीं पर संतुलित कीमत OP स्टार एवं एक संतुलित मात्रा OQ स्टार निर्धारित होता है। यदि बाजार मूल्य किसी समय OP स्टार से बढ़कर OP2 हो जाए तो ऐसी स्थिति में वस्तु की बाजार पूर्ति OQ स्टार से बढ़कर OQ2 हो जाती है, जबकि वस्तु की मांग OQ स्टार से कम होकर OQ1 हो जाती है। इस स्थिति में बाजार में अधिपूर्ति देखने को मिलती है। इसी प्रकार यदि मूल्य OP स्टार से कम होकर OP1 हो जाए तो बाजार पूर्ति
ओ क्यू स्टार से कम होकर ओ क्यू वन हो जाती है, जबकि मांग ओ क्यू स्टार से बढ़कर ओ क्यू वन हो जाती है। ऐसी स्थिति को अधिमांग की स्थिति कहते हैं। रेखा चित्र में स्पष्ट है कि केवल ओ पी स्टार कीमत एवं ओ क्यू स्टार मात्रा पर ही बाजार संतुलन स्थापित होता है, अन्यथा अन्य किसी भी मूल्य पर या तो बाजार में बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक है अथवा बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक है। यह दोनों ही स्थिति बाजार असंतुलन की स्थिति को दर्शाता है। बाजार मांग एवं बाजार पूर्ति की समानता केवल संतुलित मूल्य पर होती है, जिसे ओ पी स्टार द्वारा दर्शाया गया है। रेखा चित्र में ओ पी स्टार से अधिक किसी भी कीमत पर अधिपूर्ति एवं ओ पी स्टार से कम किसी भी कीमत पर अधिमांग की स्थिति होगी। श्रम बाजार में मजदूरी निर्धारण। श्रम बाजार में श्रम की मांग फर्म द्वारा की जाती है, जबकि श्रम की आपूर्ति घरेलू क्षेत्र से की जाती है। यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि श्रम का अभिप्राय श्रमिकों द्वारा किए गए कार्य के घंटों से है, न कि श्रमिकों की संख्या से। श्रम बाजार में मजदूरी का निर्धारण श्रम के लिए मांग तथा श्रम की पूर्ति वक्र के प्रतिच्छेदन द्वारा होती है। जहाँ श्रम की मांग एवं पूर्ति बराबर हो जाए, वहीं पर संतुलित मजदूरी दर निर्धारित हो जाती है, जिसे रेखा चित्र में स्पष्ट किया गया है। एक अकेली फर्म द्वारा श्रम की मांग की जांच के लिए हम यह मान लेते हैं कि श्रम उत्पादन का अकेला परिवर्ती कारक है और श्रम बाजार पूर्ण प्रतिस्पर्धा में है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक फर्म के लिए मजदूरी दर दी हुई है। यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि जिस फर्म के विषय में यह विश्लेषण किया जा रहा है, वह भी स्वभाव से पूर्ण प्रतिस्पर्धी है, जो लाभ अधिकतम करने के उद्देश्य से उत्पादन करती है। यहाँ यह मानकर चला जा रहा है कि उपलब्ध प्रौद्योगिकी पर ह्रासमान सीमांत उत्पादन नियम लागू होता है। लाभ अधिगमकर्ता होने के कारण फर्म सदैव उस बिंदु तक श्रम का उपयोग करेगी जिस पर श्रम की अंतिम इकाई के उपयोग की अतिरिक्त लागत उस इकाई से प्राप्त अतिरिक्त लाभ के बराबर है। श्रम की एक अतिरिक्त इकाई को उपयोग में लाने के लिए अतिरिक्त लागत मजदूरी दर होती है। श्रम की एक अतिरिक्त इकाई द्वारा अतिरिक्त निर्गत उत्पादन उसका सीमांत उत्पाद तथा प्रत्येक अतिरिक्त इकाई निर्गत के विक्रय से प्राप्त अतिरिक्त आय फर्म की उस इकाई से प्राप्त उपरांत सीमांत प्राप्ति है। अतः श्रम की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए उसे जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है, वह सीमांत संप्राप्ति तथा सीमांत उत्पादन के गुणनफल के बराबर है। इसे ही श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद कहते हैं। अतः फर्म उस बिंदु तक श्रम को उपयोग में लाती है जहां श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद तथा श्रम का सीमांत संप्राप्ति बराबर हो। क्योंकि हम एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म का अध्ययन कर रहे हैं, सीमांत संप्राप्ति वस्तु की कीमत के बराबर है तथा इस स्थिति में श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद श्रम के सीमांत उत्पाद के मूल्य के बराबर है। जब तक श्रम के सीमांत उत्पाद का मूल्य मजदूरी दर से अधिक है, फर्म श्रम की एकत्रित इकाई का उपयोग करके अधिक लाभ अर्जित कर सकती है। और यदि श्रम उपयोग के किसी भी स्तर पर श्रम के सीमांत उत्पाद का मूल्य मजदूरी दर की तुलना में कम है, तो फिर फर्म श्रम की एकत्रित इकाई कम करके अपने लाभ में वृद्धि कर सकती है। दिए गए ह्रासमान सीमांत उत्पाद नियम की मान्यता पर मजदूरी बराबर श्रम के सीमांत उत्पाद के मूल्य पर ही सदैव उत्पादन करती है। इसका अभिप्राय होता है कि श्रम के लिए मांग वक्र नीचे की ओर ढाल वाली होती है। यदि किसी मजदूरी दर पर श्रम के लिए मांग 1 है, अब यदि 2 हो जाती है तो मजदूरी श्रम के सीमांत उत्पाद के मूल्य में समानता बनाए रखने के लिए श्रम के सीमांत उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होनी चाहिए, जबकि वस्तु की कीमत स्थिर हो। ऐसा तभी संभव है जब सीमांत उत्पाद में वृद्धि हो, जिसका अभिप्राय है कि श्रम की सीमांत उत्पादकता के कारण कम श्रम का उपयोग किया जाए, अतः ऊंची मजदूरी दर पर
कम श्रम की मांग होती है, जिसके परिणाम स्वरूप मांग वक्र नीचे की ओर प्रवणता वाली हो जाती है। जब श्रम की मांग के संदर्भ में व्यक्तिगत फर्मों की मांग को जोड़ दिया जाता है तो बाजार द्वारा कुल श्रम की मांग का पता चलता है। दूसरी ओर जब श्रम की पूर्ति की बात की जाती है तो बाजार में श्रम का पूर्ति वक्र अग्रगामी अर्थात ऊपर की ओर प्रवणता वाली प्राप्त होती है, जिसका अर्थ होता है कि उच्च मजदूरी दर पर श्रम की पूर्ति अधिक होती है, जबकि निम्न मजदूरी दर पर श्रम की पूर्ति कम होती है। जैसा कि विदित है कि श्रम की आपूर्ति घरेलू क्षेत्र द्वारा की जाती है। बाजार में श्रम की मजदूरी दर श्रम की कुल मांग वक्र एवं कुल पूर्ति वक्र द्वारा निर्धारित होती है। जिस मजदूरी दर पर श्रम की मांग एवं पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाती है, वहीं पर संतुलित मजदूरी दर निर्धारित होती है। रेखा चित्र में जिस बिंदु पर श्रम की मांग वक्र एवं श्रम की पूर्ति वक्र एक दूसरे का प्रतिच्छेदन करते हैं, वहीं पर श्रम की मजदूरी निर्धारित होती है, जिसे रेखा चित्र में व्यक्त किया गया है। संतुलित मूल्य एवं संतुलित मात्रा में परिवर्तन। बाजार संतुलन का विश्लेषण इस मान्यता के साथ किया जाता है कि उपभोक्ताओं की रुचियों तथा अधिमानों, संबंधित वस्तुओं की कीमतों, उपभोक्ताओं की आय, प्रौद्योगिकी, बाजार का आकार, उत्पादन में प्रयोग होने वाले साधनों की कीमतें आदि स्थिर रहते हैं। यद्यपि इनमें से एक अथवा एक से अधिक कारकों में परिवर्तन होने की वजह से या तो पूर्ति वक्र या मांग वक्र अथवा दोनों की संतुलित कीमत तथा मात्रा को प्रभावित करते हुए विवर्तित हो सकते हैं। संतुलित कीमत एवं संतुलित मात्रा पर मांग के विवर्तन का प्रभाव। बाजार में वस्तु के संतुलित कीमत एवं संतुलित मात्रा में मांग में विवर्तन की वजह से परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसे रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है। जिस बिंदु पर बाजार मांग वक्र एवं बाजार पूर्ति वक्र एक दूसरे का प्रतिच्छेद करते हैं, वहीं पर संतुलित कीमत एवं संतुलित मात्रा का निर्धारण होता है। रेखा चित्र में ई बिंदु पर बाजार मांग वक्र डी डी एवं बाजार पूर्ति वक्र एस एस एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, जहां संतुलित मूल्य को ओ पी एवं संतुलित मात्रा ओ क्यू का निर्धारण होता है। अब यदि किसी वजह से बाजार मांग वक्र दाहिनी ओर विवर्तित हो जाए, अर्थात डी डी से डी वन हो जाए, जबकि बाजार पूर्ति वक्र अपने स्थान पर स्थिर रहे, तो बाजार में नया संतुलन E1 बिंदु पर निर्धारित होता है, जहां नई कीमत OP1 एवं नई मात्रा OQ1 निर्धारित होती है। यहाँ यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि बाजार मांग के बढ़ जाने से अधिमांग की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से मूल्य में वृद्धि देखने को मिलता है। इसी प्रकार यदि बाजार मांग वक्र बाईं ओर विवर्तित हो जाए, अर्थात मांग में कमी आ जाए और मांग वक्र डी डी से डी वन हो जाए, जबकि पूर्ति वक्र अपने स्थान पर रहे, तो उसकी वजह से संतुलित कीमत OP से कम होकर OP1 हो जाती है, जिसे रेखा चित्र में देखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधिपूर्ति देखने को मिलती है। संतुलन कीमत एवं संतुलन मात्रा पर पूर्ति के विवर्तन का प्रभाव। बाजार में वस्तु की संतुलित कीमत एवं संतुलित मात्रा पर पूर्ति में परिवर्तन का प्रभाव भी देखने को मिलता है, जिसे रेखा चित्र में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। बाजार मांग वक्र DD है, जबकि बाजार पूर्ति SS है। बाजार संतुलन E बिंदु पर निर्धारित होता है, जहां मांग एवं पूर्ति वक्र एक दूसरे का प्रतिच्छेद करते हैं। इस बिंदु पर संतुलित कीमत OP एवं संतुलित मात्रा OQ निर्धारित होती है। इसी प्रकार यदि बाजार पूर्ति बढ़ जाए तो उसके परिणाम स्वरूप नया मूल्य OP1 एवं नई संतुलित मात्रा OQ1 निर्धारित होती है। रेखा चित्र में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि ऐसी स्थिति में बाजार में अधिपूर्ति उत्पन्न होती है। इसी प्रकार यदि बाजार मांग वक्र स्थिर हो एवं बाजार पूर्ति बाईं ओर विवर्तित हो जाए, अर्थात पूर्ति में कमी आ जाए, तो उसके परिणाम स्वरूप संतुलित कीमत एवं मात्रा में परिवर्तन देखने को मिलता है। रेखा चित्र में ई बिंदु पर संतुलित कीमत एवं संतुलित मात्रा निर्धारित होती है। जब बाजार पूर्ति वक्र बाईं ओर
SS से विवर्तित होकर SS1 हो जाती है तो नई कीमत OP से OP1 हो जाती है। इसी प्रकार संतुलित मात्रा OQ से कम होकर OQ1 हो जाती है। बाजार मांग एवं बाजार पूर्ति में एक साथ होने वाले परिवर्तन का संतुलित कीमत एवं मात्रा पर प्रभाव। बाजार में जब मांग एवं आपूर्ति दोनों ही वक्रों में विवर्तन देखने को मिलता है तो संतुलित कीमत एवं मात्रा पर उसका प्रभाव उत्पन्न होता है। ऐसी चार विभिन्न संभावना हो सकती है जबकि मांग एवं पूर्ति एक साथ विवर्तित हो रहे हों, जो निम्नलिखित हैं। पहला, मांग एवं पूर्ति दोनों वक्रों का दाईं ओर विवर्तन। दूसरा, मांग एवं पूर्ति दोनों वक्रों का बाईं ओर विवर्तन। तीसरा, पूर्ति वक्र का बाईं ओर एवं मांग वक्र का दाहिनी ओर विवर्तन। और चौथा, पूर्ति वक्र का दाहिनी ओर तथा मांग वक्र का बाईं ओर विवर्तन। पहला, मांग एवं पूर्ति दोनों वक्रों का दाईं ओर विवर्तन। जब बाजार में मांग एवं पूर्ति वक्र एक साथ दाहिनी ओर विवर्तित होते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप संतुलित कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि संतुलित मात्रा पहले से अधिक हो जाती है। इस स्थिति को रेखा चित्र में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। प्रारंभिक स्थिति में बाजार मांग वक्र DD है, जबकि बाजार पूर्ति वक्र SS है। संतुलन की स्थिति में E बिंदु पर संतुलित मूल्य OP एवं संतुलित मात्रा OQ निर्धारित होती है। अब यदि बाजार मांग एवं आपूर्ति दोनों बढ़कर दाहिनी ओर विवर्तित हो जाएं, तो उसकी वजह से नया संतुलन E1 बिंदु पर निर्धारित होता है, जहां संतुलित कीमत OP ही रहती है, जबकि संतुलित मात्रा OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है। यह स्पष्ट है कि संतुलित कीमत पर मांग एवं पूर्ति दोनों के दाहिनी ओर विवर्तित हो जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि संतुलित मात्रा पहले से अधिक हो जाती है। ऐसा तभी संभव हो पाता है जबकि मांग एवं पूर्ति दोनों समान मात्रा में दाहिनी ओर विवर्तित हों। मांग एवं पूर्ति दोनों वक्रों का बाईं ओर विवर्तन। जब बाजार में मांग एवं पूर्ति दोनों ही वक्र बाईं ओर विवर्तित हो जाए, अर्थात दोनों में कमी आ जाए, तो उसके परिणाम स्वरूप संतुलित कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि संतुलित मात्रा में कमी आ जाती है। इस विश्लेषण को रेखा चित्र में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। DD प्रारंभिक मांग एवं SS प्रारंभिक आपूर्ति है। E बिंदु पर संतुलन स्थापित होता है। यहाँ संतुलित कीमत होगी OP एवं संतुलित मात्रा OQ निर्धारित होती है। अब यदि मांग एवं पूर्ति दोनों में समान रूप से कमी होती है तो उसके परिणाम स्वरूप नया संतुलन E1 बिंदु पर निर्धारित होता है, जिसकी वजह से संतुलित कीमत पूर्व की ही होती है, जबकि संतुलित मात्रा में कमी देखने को मिलती है। पूर्ति वक्र का बाईं ओर एवं मांग वक्र का दाहिनी ओर विवर्तन। यदि मांग वक्र दाएं और पूर्ति वक्र का बाईं ओर विवर्तन हो तो उसकी वजह से संतुलित कीमत में वृद्धि हो जाती है, जबकि संतुलित मात्रा में वृद्धि, कमी अथवा अपरिवर्तित रह सकती है। इस स्थिति को रेखा चित्र में देखा जा सकता है। पूर्ति वक्र का दाहिनी ओर तथा मांग वक्र का बाईं ओर विवर्तन। यदि मांग वक्र बाईं ओर और पूर्ति वक्र का दाईं ओर विवर्तन हो तो उसकी वजह से संतुलित कीमत कम हो जाती है, जबकि संतुलित मात्रा में वृद्धि, कमी अथवा अपरिवर्तित रह सकती है। इस स्थिति को रेखा चित्र में देखा जा सकता है। बाजार संतुलन पर फर्मों के निर्बाध प्रवेश एवं बहिर्गमन का प्रभाव। बाजार संतुलन पर बाजार में नई फर्मों के प्रवेश एवं बहिर्गमन का भी प्रभाव देखने को मिलता है। बाजार में नई फर्म तब प्रवेश करती है जबकि किसी उद्योग में बाजार में पहले से कार्य कर रही फर्मों को असामान्य लाभ प्राप्त हो रहा हो। ऐसी स्थिति में नई फर्म उस उद्योग में आकर्षित होती है। परिणाम स्वरूप बाजार में फर्मों की संख्या बढ़ जाती है और फर्मों को प्राप्त होने वाला असामान्य लाभ समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार जब किसी बाजार में फर्मों को हानि हो रही हो तो कुछ फर्म बाजार छोड़कर बाहर चली जाती हैं, जिससे फर्मों की संख्या में कमी हो जाती है। असामान्य लाभ एवं हानि को न्यूनतम औसत लागत एवं कीमत की तुलना से समझा जा सकता है। जब
फर्म वस्तु का मूल्य उसके न्यूनतम औसत लागत से ज़्यादा प्राप्त कर रही हैं तो इसे असामान्य लाभ की स्थिति कहा जाता है। इसके विपरीत यदि वस्तु का मूल्य न्यूनतम औसत लागत से कम प्राप्त हो रहा हो तो फर्म को हानि सहनी पड़ती है। अतः हानि की स्थिति में फर्म बाजार से बहिर्गमन करती है, जबकि असामान्य लाभ की स्थिति में बाजार में प्रवेश करती है। दीर्घकाल में बाजार कीमत सदैव न्यूनतम औसत लागत के बराबर होती है एवं फर्मों को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। उच्चतम निर्धारित कीमत। उच्चतम निर्धारित कीमत का आशय किसी वस्तु के ऐसे मूल्य से है जो सरकार द्वारा बाजार में निर्धारित संतुलित मूल्य से कम निर्धारित किया जाता है। ऐसा सामान्यतया आवश्यक वस्तुओं के संबंध में किया जाता है, जैसे गेहूँ, चावल, मिट्टी का तेल, चीनी इत्यादि। जब मांग एवं पूर्ति की शक्ति द्वारा बाजार में किसी आवश्यक वस्तु का मूल्य उच्च स्तर पर निर्धारित होता है तो सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक उच्चतम कीमत का निर्धारण किया जाता है जो संतुलित कीमत स्तर से कम होता है। इसे रेखा चित्र में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जबकि मांग एवं पूर्ति क्रमशः डी एवं एस हैं जो एक दूसरे को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, जहां वस्तु का मूल्य OP स्टार निर्धारित होता है। सरकार द्वारा इस मूल्य से कम एक अधिकतम मूल्य OP निर्धारित किया जाता है, जिससे उस वस्तु की अधिकतम कीमत निर्धारित कर दी जाती है। इससे ज़्यादा मूल्य विक्रेता द्वारा नहीं वसूला जा सकता है। सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गेहूँ, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल आदि आवश्यक वस्तुओं की कीमत निर्धारित कर दी जाती है, जिससे कि निर्धन वर्ग एवं समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों को बढ़े हुए मूल्य से संरक्षण प्राप्त हो सके और वह अपने जीवन का निर्वाह कर सकें। न्यूनतम निर्धारित कीमत। सरकार द्वारा जब किन्हीं वस्तुओं के संबंध में मांग एवं पूर्ति की शक्ति द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य निर्धारित किया जाए तो उसे ही न्यूनतम निर्धारित मूल्य कहा जाता है। ऐसा सामान्यतया कृषि वस्तुओं के संबंध में किया जाता है, जबकि किसानों को एक न्यूनतम मूल्य प्रदान किया जाए। इस बात का आश्वासन सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा कराया जाता है। जब कभी बाजार में मांग एवं पूर्ति की शक्ति द्वारा निर्धारित मूल्य बहुत कम हो जाए, ऐसे में सरकार उत्पादकों को एक न्यूनतम मूल्य की गारंटी देती है, जिसे न्यूनतम निर्धारित कीमत द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसे रेखा चित्र में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। बच्चों, अब तक हम लोगों ने बाजार संतुलन के अंतर्गत मांग एवं पूर्ति की शक्ति द्वारा बाजार संतुलन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया। बाजार में जब मांग एवं पूर्ति वक्र में परिवर्तन होता है तो संतुलित कीमत एवं मात्रा पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त उच्चतम निर्धारित कीमत एवं न्यूनतम निर्धारित कीमत से क्या आशय है, इसकी चर्चा हम लोगों ने की। आइए आप कुछ अभ्यास प्रश्न के माध्यम से यह जानें कि आपने यह अध्याय कितने अच्छे से समझा है। अतः आप इन प्रश्नों का अपनी उत्तर पुस्तिका में जवाब लिखेंगे। पहला प्रश्न, बाजार संतुलन की व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न, अधिमांग एवं अधिपूर्ति का क्या आशय है। तीसरा प्रश्न, उच्चतम निर्धारित कीमत एवं निर्धन एवं निम्नतम निर्धारित कीमत से क्या आशय है। चौथा, जब बाजार में मांग एवं पूर्ति दोनों ही विवर्तित हो जाते हैं तो उसका संतुलित कीमत एवं मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, यह अध्याय हमारा पूर्ण होता है। धन्यवाद।